हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो को ध्यान से और समझते चलिए। सारे एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और साथियों, सारे क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, भारत में क्या बोल रहा है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो यह हमारा चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। साथियों, ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों, सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है आप लोगों की परीक्षा के लिए, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते चलिए। ठीक है साथियों, सारे क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट भी। ठीक है साथियों, लोहे की प्राचीनता संबंधित साहित्य उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, अकम, गिरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, जिसे चित्रित धूसर मृत भांड कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, सारे क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों ध्यान से पढ़ते चलिए। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए होंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। तो यह हमारा जो है लौह का भंडार था। ये साथियों 2014 में पूछा गया एसएससी में क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज में लौह का विशाल भंडार था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। तो यह हमारा जो है बिंबिसार था। कौन था, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा साथियों, बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसे चंद्रप्रघोत अवंती का शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीवन को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उस राज्य का नाम बताना है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया, वो हमारे मगध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है साथियों, मगध क्या बोल रहा है, मगध राज ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध राज में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे, जिनका प्रयोग मगध सेना ने किया गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, प्राचीन काल में क्या बोल रहा है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो वह हमारी संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इसमें का इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्राचीन काल की स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हेरोडोटस क्या बोल रहा है, हेरोडोटस को माना जाता है, यह हमारा इतिहास का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो इसका आंसर ज्ञात नहीं हो पाया। फिलहाल हम इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है अलेक्जेंडर से कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग, सिकंदर से रिलेटेड कुछ। ठीक है, यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा
पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीज नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उसे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। इसी प्रकार विकल्प ए और विकल्प बी हमारा दोनों सही है। विकल्प ए पे क्या है हमारा हाइडेस्पीज है और दूसरा क्या है झेलम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा दोनों सही होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कहता है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो ऑप्शन नंबर सी पे यानी पोरस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो उनका नाम है मूसा संहिता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों हम लोग पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, यहूदियों क्या बोल रहा है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है और इनका पूजा स्थल सिनागॉग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों का और जैन अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो आप लोगों को साथियों इसमें कालानुक्रम अनुसार बैठाना है। तो पहले हमारा कौन सा होगा, पहले हमारा हर्यक होगा। कौन होगा? हर्यक। फिर उसके बाद शिशुनाग होंगे हमारे, फिर उसके बाद नंद होंगे, फिर उसके बाद मौर्य होंगे। ठीक है, यानी 4 2 1 3। ठीक है, 4 2 1 3 हमारा ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, दिए गए मगध के राजवंशों का क्रम से इस प्रकार है। हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व, शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 345 ईस्वी पूर्व, नंद वंश 345 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व और मौर्य वंश 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प हमारा सी होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा साथियों, महाभाष्य लिखा था। तो महाभाष्य हमारा पतंजलि ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ ने यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है और आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है साथियों, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सक त्रय की पहचान करना है। इसमें हमारा कौन सा होगा, चरक, सुश्रुत और वाग्भट होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है साथियों, चरक क्या बोल रहे हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट को चिकित्सकीय त्रय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद के सिद्धस्त थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।